Hello, Namaste, Vanakkam, Annyeong. As you know, I'm your teacher Khushi and welcome to दीदी की पाठशाला। तो क्लास 11th आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व, जो हमने उसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। कल हमने उस चैप्टर को स्टार्ट किया था, तो मैं आज आप लोगों के लिए उसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ, चुनाव और प्रतिनिधित्व चैप्टर का। तो पार्ट 1 हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको वीडियोस नहीं मिल रही है, तो मैं आपको बता दूं कि चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको चैप्टर 1 एंड 2 भी मिल जाएगा और साथ ही साथ चैप्टर 3 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी वहीं पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, तो चैनल को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करना और कमेंट जरूर कर जाना कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं वीडियो को और आगे आज हम पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में अब क्या हमारा आगे का कंटेंट है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमने इस चैप्टर का 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व, जिसका पार्ट 1 हो चुका है आपका कंप्लीट। तो उसमें हमने चुनाव क्या होता है, प्रतिनिधित्व क्या होता है, इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मैंने कर दिया था आप लोगों को और आई होप आप लोगों को समझ भी आया होगा। तो जो पहली बार आए हैं चैनल पर, पार्ट 1 बेटा देख लेना, उसके बाद पार्ट 2 देखना, तो आपको बहुत अच्छे से कंटेंट समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने उसके बाद लोकतंत्र के बारे में देखा था। लोकतंत्र क्या होता है, 2 तरीके का लोकतंत्र होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, साथ ही साथ हमने देखा था भारत में जो चुनाव प्रणाली हम इस्तेमाल करते हैं, एक जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली और दूसरी जो है आपकी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इन दोनों की तुलना भी हमने देखी थी और साथ ही साथ हमने देखा था कि क्यों भारत ने जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली यानी कि FT फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को ही अपनाया था। ठीक है, अब हम देखते हैं निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। तो निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण क्या है आपका, तो जो आपके फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम प्रणाली में छोटे व दबाए गए सामाजिक समूहों को प्रतिनिधित्व ना मिल पाने का जोखिम रहता है। इसके समाधान हेतु आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो आप इससे सोचो, देखो आरक्षण रिजर्वेशन करने का मतलब क्या है। रिजर्वेशन का मतलब है, आरक्षण का मतलब है कि किसी एक जगह को या किसी एक स्थान को या किसी भी मतलब एक सामाजिक समूह के लिए कुछ चीजों को कर देना कि यहाँ पर सिर्फ यही लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं या ये यहाँ पर ये सिर्फ इनके लिए ही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम जाते हैं क्लास में, है ना, और क्लास में हमने जाके अपने फ्रेंड के लिए बैग रख के सीट घेर लेते हैं कि भाई यहाँ पर मेरी फ्रेंड ही बैठेगी। उस तरीके से आरक्षण का सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है कि जो सामाजिक समूह जिनको बहुत सालों से दबाया गया है, जिनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो इसीलिए मतलब उनको प्रतिनिधित्व मिले, वो अपना विकास कर सके, इसके लिए आप देखेंगे कि जो है आरक्षण उनको दिया गया है। तो आरक्षण जब सब जगह दिया गया तो निर्वाचन क्षेत्रों में भी आरक्षण मिला है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, सामाजिक समूह को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि क्या सबसे पहले इसके क्या क्या वो उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे पृथक निर्वाचक मंडल। ठीक है, पृथक निर्वाचक मंडल की बात रखी गई थी, लेकिन पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार नहीं किया गया था। ठीक है, रिजर्वेशन ना देते उन्होंने बोला कि भाई रिजर्वेशन जैसी चीज के बारे में पहले बात नहीं गई, पहले बोला गया था कि भाई हमें पृथक निर्वाचिका दे दो, पृथक निर्वाचक मंडल दे दो, जहां पर हम लोग मिलजुल कर रहेंगे और हमें फिर किसी आरक्षण की जरूरत नहीं है। एक एरिया दे दो हमें जहां पर सिर्फ हम लोग रहेंगे। ठीक है, लेकिन इस चीज को अस्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, तो जब इसे अस्वीकार किया गया तब आरक्षण की बात है कि कुछ सीटें फिर हमारे लिए रिजर्व करो, कुछ एरियाज हमारे लिए रिजर्व करो, जहां पर हम लोग मतलब अपने अनुसार कार्य कर सकें, ये जो सिर्फ हमारे लिए हो, है ना। तो पृथक निर्वाचन मंडल को अस्वीकार करने में अगर देखें तो स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए पृथक निर्वाचन मंडल को खारिज कर दिया गया, क्योंकि इससे देश में अलगाववाद बढ़ता। ठीक है, तो ऐसा था कि भाई अगर हम पृथक निर्वाचिका इनको दे देंगे तो फिर हर कोई अपने लिए अलग अलग चीज की मांग करेगा। क्योंकि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो पहले ही धर्म के आधार पर हमारे देश का बंटवारा भी हो गया था। ठीक है, तो धार्मिक बंटवारा तो हो ही रहा था, और अगर हम जो ये सामाजिक समूह या जो दलित वगैरह लोग थे उनको भी अगर हम पृथक निर्वाचिका दे देते तो फिर क्या होता, हमारा देश और ज्यादा बिखर जाता। लेकिन हमें तो, हम एकता की बात करें तो हम बिखेरेंगे तो नहीं उस चीज को। ठीक है, तो इसीलिए पृथक निर्वाचिका को खारिज कर दिया गया। ठीक है, ताकि अलगाववाद की भावना को कम किया जा सके। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो उनका डेवलपमेंट तो करना ही था, उनके लिए कार्य तो करना ही था। बहुत सालों से जो उनको दबाया गया था, भाई उस चीज का तो हर्जाना आपको देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए क्या किया गया, रिजर्वेशन की बात की गई, है ना। तो आरक्षित सीटों की बात की गई। आरक्षित सीटें क्या होती हैं, आरक्षित क्षेत्र में सभी मतदाता वोट डालते हैं। ठीक है, वोट डालने में कोई आरक्षण नहीं है कि भाई जब अगर बंदा कैंडिडेट SC का खड़ा हुआ है तो SC कैंडिडेट उसको वोट डालेंगे, ऐसा नहीं है। वोट जो है वो सारी कम्युनिटी के लोग देते हैं, लेकिन जो एरिया, जो सीट जिस कम्युनिटी के बंदे के लिए रिजर्व होती है, मान लीजिए वो SC की सीट है या ST की सीट है,
या ओबीसी की सीट है तो वहां पर जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो SC ST या ओबीसी कम्युनिटी से ही आता होगा, लेकिन उसको वोट जो देंगे वो सारी कम्युनिटी के लोग देते हैं। ठीक है, तो आरक्षित सीटों में क्या होता है, सभी मतदाता वोट डालते हैं लेकिन उम्मीदवार केवल उसी वर्ग का होगा जिसके लिए वो सीट आरक्षित होगी। ठीक है, तो अब वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो वर्तमान स्थिति में लोकसभा में 84 जो सीटें हैं, 84 सीटें जो है वो आपकी SC कम्युनिटी के लिए रिजर्व हैं, 47 यानी कि 47 सीटें जो है वो ST के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, और अवधि को बढ़ाकर जो है वो 2030 तक किया गया है। वैसे ऐसा बोला गया था कि जब देश आजाद हुआ था तो कुछ 10-20 साल तक ये आरक्षण दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा माना गया था स्थिति में सुधार आएगा। ठीक है, तो भविष्य में हो सकता है चीजें सुधर जाए, लेकिन सुधार कहीं देखने को नहीं मिला है। आप देखेंगे कि भाई प्लान बनाना, कोई भी रूल एंड रेगुलेशन बनाना तो इजी है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना डिफिकल्ट है। प्लान बन रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन उनके लिए बन रहे हैं, जो भी लॉज बनाने हैं वो सब बन रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं। और एग्जीक्यूट भी हो रहे हैं तो आप देखेंगे कि समाज में उनको वो स्थान आज भी नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। आप थोड़े अर्बन एरियाज में जाएंगे तो फिर भी आपको कोई इंसान सामने से उनको गलत तरीके से ट्रीट करता हुआ ना दिखे, लेकिन आप अगर रूरल एरियाज में जाएंगे तो वहां पर स्थिति अभी भी बहुत ज्यादा बेकार है। तो अगर आप कहीं पर भी समाज में भी अगर आरक्षण हटाने की बात की जाए तो आरक्षण हटाना अभी जहां तक मेरा मानना है ठीक नहीं है, क्योंकि मानसिकता जब तक नहीं बदल जाएगी लोगों की, आरक्षण हटाना ठीक नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर SC ST कम्युनिटी के लिए अभी भी सीटें आरक्षित हैं और बोला गया है कि 2030 तक इसे बढ़ाया गया इस अवधि को, लेकिन मुझे नहीं लग रहा जबकि ये अवधि मतलब आगे और भी बढ़ेगी और बढ़नी भी चाहिए। ठीक है, अब परिसीमन आयोग की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा गठित यह स्वतंत्र आयोग चुनाव आयोग के साथ मिलकर आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का रेखांकन निर्धारण करता है। ठीक है, तो अब आपको पता है चुनाव आयोग क्या देखता है, हमारे देश में जो भी चुनाव व्यवस्था होती है उसको देखने के लिए एक आयोग का गठन होता है जिसको चुनाव आयोग कहा जाता है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है। अब ये क्या है, ये परिसीमन आयोग के साथ मिलकर क्या करता है, एरियाज को बांटते हैं एक तरीके से, सीमा जैसे आप देखते हैं ना कि इतना एरिया वार्ड नंबर ये होगा, इतना एरिया वार्ड नंबर ये होगा, तो जो निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है पूरे देश को, वो काम आपका परिसीमन आयोग करता है। और परिसीमन आयोग ही ये देखता है कि किस एरिया में किस कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं। ठीक है, तो जिस एरिया में जिस कम्युनिटी के लोग ज्यादा होते हैं तो उस एरिया में उस कम्युनिटी के लिए सीट जो है वो रिजर्व कर दी जाती है। मान लीजिए कोई एरिया, वहां पर SC कम्युनिटी की जो संख्या है वो ज्यादा है, तो वहां पर SC कैंडिडेट को खड़ा किया जाएगा। ठीक है, वो सीट SC कैंडिडेट के लिए रिजर्व कर दी जाएगी, तो हर एक पार्टी से SC कैंडिडेट वहां पर खड़ा होगा। ठीक है, ये काम क्या है, ये काम देखने का काम परिसीमन आयोग का होता है जो चुनाव आयोग के साथ मिलकर कार्य करता है। अब बात करें, ये तो हो गया SC ST को रिजर्वेशन, लेकिन महिलाओं को अलग तरीके से एक महिलाओं का आरक्षण भी है, जिसमें क्या है, जैसे नारी शक्ति वंदना जो अधिनियम आया था आपका, ये 2023 में, इसके माध्यम से क्या हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों को जो है वो आरक्षित कर दिया गया कि जहां भी लोकसभा हो या विधानसभा हो 1/3 सीटें महिलाओं के लिए प्रॉपर्ली रिजर्व रहेंगी। ठीक है, तो ये आरक्षण भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये जो महिलाओं का आरक्षण है इसमें कोई कम्युनिटी वाला आरक्षण नहीं है, अगर आप महिला हैं तो आपको ये आरक्षण मिलेगा। ठीक है, तो 1/3 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। तो देखा आपने कि निर्वाचन में क्या क्या, जैसे सबसे पहले तो SC ST के लिए जो पृथक निर्वाचिका की मांग को पहले अस्वीकार किया गया, लेकिन आरक्षित सीटों की बात को मान लिया गया। वर्तमान स्थिति मैंने आप लोगों को बताई, परिसीमन आयोग ये कार्य करता है। महिलाओं का आरक्षण, महिलाओं को किस तरीके से आरक्षण दिया गया है ये भी आपने देख लिया। उसके बाद बात करते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के प्रावधान। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की अगर हम बात करें तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब भी चुनाव किया जा रहा है तो चुनाव का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हमने वोट डाला लेकिन हमें पता ही नहीं किसको वोट डालना है और वहां पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना, और हम अपनी बात रख ही नहीं पा रहे हैं। तो जो चुनाव होना चाहिए वो स्वतंत्र भी होना चाहिए, यानी कि हर एक बंदा स्वतंत्र रूप से जिसको वो चुनना चाहता है वो उसको चुने। ऐसा नहीं कि भाई ऐसे गोली वोली रख के उसके सर पे और उससे कह रहे कि जी हमें वोट डाल कर आना है ना, या पैसे देकर या किसी तरीके से लालच वगैरह देकर आप उन्हें अपने पक्ष में ला रहे हैं, तो ये निष्पक्ष चुनाव तो नहीं है। या फिर जैसे आप बहुत सारे एरियाज के बारे में देखेंगे तो वहां पर क्या होता है कि बेशक से वहां दिखाने के लिए बहुदलीय व्यवस्था है, लेकिन वहां पर क्या होता है किसी एक पार्टी को प्रमोट किया जाता है कि इसको ही वोट डाला जाए। ठीक है, तो इसीलिए क्या मतलब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो उसके लिए कुछ प्रावधान किए गए, जैसे कि सबसे पहली चीज क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसमें क्या है कि भारत का हर वो इंसान
मतलब जो भी भारत का नागरिक है और एक निश्चित आयु की गई है, जो पहले 21 वर्ष हुआ करती थी लेकिन अब क्या हो गई है 18 वर्ष हो गई है। तो भारत में जो भी 18 वर्ष से अधिक आयु का नागरिक है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आता हो, चाहे उसका रंग रूप जो भी हो, उसके साथ बिना किसी भेदभाव के उसको वोट डालने का अधिकार दिया गया है। इसको ही हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा है। ठीक है, और एक यही चीज थी जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बिना किसी विवाद के स्वीकार कर लिया गया था, और हम ही भारत ही वो पहला देश भी कहेंगे जिसने महिलाओं को मतलब जब मताधिकार दिया तो महिलाओं को भी साथ में मताधिकार दिया। उन्हें लड़ना नहीं पड़ा अपने अधिकारों के लिए। ठीक है, तो 18 वर्ष से अधिक आयु के जो भी नागरिक हैं वो सभी नागरिक जो है बिना भेदभाव के वोट डाल सकते हैं। ठीक है, इससे पहले क्या हुआ करता था, मतदान की पहले न्यूनतम आयु क्या हुआ करती थी, 21 वर्ष की हुआ करती थी। लेकिन जब 61वां संविधान संशोधन आया 1989 में, तब इसे घटाकर क्या कर दिया गया, 18 कर दिया गया। ठीक है, पहले 21 वर्ष, ये याद रखना है, पहले 21 थी एज, लेकिन बाद में 18 हो गए। और कब हुई, 1989 में 61वें संविधान संशोधन में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा हुआ, 61 जब हुआ तब। चलिए, तो पहला हो गया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि सबको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। उसके बाद अब वोट तो डाल देंगे लेकिन चुनाव में लड़ने का भी अधिकार सबके पास होना चाहिए। ठीक है, चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। लोकसभा व विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आपको पता है कि जो भी भारत का नागरिक है, एक न्यूनतम आयु सेट की गई है कि इस एज का बंदा लड़ सकता है। तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष की अगर आपकी आयु है न्यूनतम, तो आप लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को 2 या अधिक वर्षों की सजा हुई है तो वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है। ठीक है, और चुनाव की बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपको कोई भी जो बंदा है वो दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए, उस पर कोई क्या है कि उसके ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही ना चल रही हो। ठीक है, वो दोषी ना हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज, भारत का नागरिक होना इंपॉर्टेंट है। हाँ, कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है, लेकिन और बाकी सारी चीजें मांगी गई हैं चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, तो अब आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप सबके आंसर जरूर आने चाहिए। चलिए, अब बात करते हैं भारत का निर्वाचन आयोग। तो भारत के निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करें, जिसे ईसीआई बोला जाता है, ठीक है, तो ये अनुच्छेद 324 के अंदर इसको बनाया गया। ठीक है, सबसे पहले अगर हम संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 324 चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार एक स्वतंत्र चुनाव आयोग को देता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 324 के तहत चुनाव जो होंगे उसको देखना, उसको निर्देश देने कि भाई क्या क्या मतलब किस तरीके से चुनाव कराए जाने, उस पूरे कंट्रोल रखना, और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं या नहीं ये देखना किसका काम होता है, चुनाव आयोग का काम होता है। और ये काम एक स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव आयोग के द्वारा ही किया जाना चाहिए। संरचना की अगर हम बात करें तो 1993 में यह एक बहुसदस्य मतलब 1993 से इसको एक बहुसदस्य निकाय बनाया गया है, जिसमें क्या होता है, एक होता है आपका मुख्य निर्वाचन आयोग जिसे सीईसी मतलब शॉर्ट में बोलते हैं, और 2 इसमें निर्वाचन आयुक्त होते हैं। एक हो गया मुख्य और एक हो गया मतलब 2 अलग निर्वाचन आयुक्त होते हैं, और तीनों के पास क्या होती हैं, समान शक्तियां होती हैं। ठीक है, तो भारत के जो प्रमुख जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे सबसे पहले वो थे आपके सुकुमार सेन। ठीक है, तो ये एक एडिशनल जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद बात करें कार्यकाल व सुरक्षा की, तो कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है और 65 वर्ष की आयु तक ये रह सकते हैं, जो भी पहले हो। सीईसी को केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अब इसको बनाता भी राष्ट्रपति और इसको हटाता भी राष्ट्रपति है, लेकिन क्या होना चाहिए, दोनों सदनों से विशेष बहुमत आनी चाहिए, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों तरफ से जब विशेष बहुमत मिलेगी तब हम किसको हटा सकते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा सकते हैं। हम मतलब हम नहीं, राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ठीक है, अब इसके मुख्य कार्यों की बात करें तो इसके मुख्य कार्य क्या है, सबसे पहला काम मतदाता सूची तैयार करना। ठीक है, क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं तो सबसे पहले क्या होती है, मतदाता सूची तैयार होती है। कोई नाम जुड़ते हैं, कई नाम कटते हैं, कोई लोग एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, तो ये सब चीजें देखकर मतदाता सूची को प्रॉपर्ली तैयार करना किसका काम होता है, चुनाव आयोग का पहला काम होता है। दूसरा, चुनाव का समय, कार्यक्रम तय करना और परिणाम घोषित करना, यानी कि चुनाव कब होगा, किस तरीके से सारे कार्यक्रम चलेंगे और परिणाम, इसका रिजल्ट कब आएगा। उसके बाद बात करें आदर्श आचार संहिता लागू करनी, यानी कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताने कि चुनाव में क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं करनी। पार्टीज को जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन दिए जाते हैं, लॉज बताए जाते हैं कि भाई आपको ये करना है, ये नहीं करना है, जो डायरेक्शंस दी जाती हैं वो सब चुनाव आयोग के द्वारा ही दी जाती हैं। इसके अलावा राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह देना, ये सब काम भी आपके चुनाव आयोग का ही होता है। ठीक है, तो ये सारा काम आपका चुनाव आयोग का है। तो चुनाव आयोग को आपने अच्छे से आई होप समझ लिया होगा।
ठीक है। और अगर आप कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या टॉपिक और क्या पॉइंट्स नहीं समझ में आ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कितना टॉपिक आपका रहता है, बस थोड़ा सा रहता है, इसको आज कंप्लीट ही कर लेते हैं। चुनाव सुधार के प्रमुख सुझाव। ठीक है, तो चुनाव सुधार में हम क्या चीज, मतलब चुनाव को और बेहतर करने के लिए, भारत में जो चुनाव है हो रहे हैं उनको और बेहतर करने के लिए हम क्या बदलाव इसमें कर सकते हैं, तो वो कुछ सुझाव यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे पहला क्या है कि हम प्रणाली में ही बदलाव कर दें। ठीक है, एफपीटीपी जो प्रणाली है इसके स्थान पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को लागू करना। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है इसमें वोट जो है वो बहुत ज्यादा बेकार होते हैं। ठीक है, वोट बेकार होते हैं और ये बहुत, मतलब जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले, अब सबसे ज्यादा में चाहे वो 4 ज्यादा हो चाहे 5 ज्यादा हो दूसरे बंदे से, लेकिन अगर ज्यादा मिले तो उसी की जो है वो सरकार चलेगी और वो सत्ताधारी दल बन जाता है। लेकिन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में ऐसा नहीं होता, वहां पर जितने अनुपात उतनी सीटें आपको मिलती हैं। ठीक है, और हर किसी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है, वहां बंदा पार्टी को वोट देता है, उम्मीदवार को वोट नहीं देता है ना, जबकि एफपीटीपी में उम्मीदवार को वोट दिया जाता है। मैंने तुलना आप लोगों को कल बताई थी। इसके अलावा धन बल पर रोक। ठीक है, धन बल पर रोक, जैसे आपको पता है कि बहुत ज्यादा पैसा वगैरह विषय चुनाव में खर्च किया जाता है, बड़ी बड़ी रैलियां की जाती हैं, लोगों को लालच देने के लिए साड़ी बांट रहे हैं, चुनाव में दारू बांट रहे हैं। ठीक है, इन सब चीजों पर रोक लगाने की बात की गई है कि चुनाव में जो, वैसे तो एक डिसाइडेड होता है कि आपको इतना ही पैसा खर्च करना है, लेकिन फिर भी पार्टियां करती हैं खर्च ज्यादा पैसा, है ना, तो इस चीज पर कड़ी मतलब कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई चुनाव में कितना पैसा खर्च करना है। ठीक है, इसके अलावा अपराधीकरण पर रोक। जिन उम्मीदवारों के विरुद्ध कोई गंभीर या फौजदारी मुकदमे दर्ज हो उन्हें चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। ठीक है, कि अपराधी जो भी है, जिस पर कोई केस वेस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, तो उसे चुनाव नहीं लड़ने दिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, आप देखेंगे कि ज्यादातर जो भी आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो किसी ना किसी क्राइम में मतलब इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल लीडर, जैसे आजकल बहुत कुछ चल भी रहा है कि आपको पॉलिटिकल लीडर बनने के लिए कुछ नहीं करना, आपने अगर आपने कोई क्राइम किया तो आपको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ले लेगी। अब ये मीम है, रियलिटी है, जो भी है, लेकिन हाँ ये तो है कि मेरे को लगता है पर्सनली कि एजुकेशनल कुछ क्वालिफिकेशन भी रखी जानी चाहिए। जब हर जगह पर रखी जा रही तो एक लीडर बनने के लिए भी ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे देखें, सांप्रदायिकता पर रोक, यानी कि चुनाव प्रचार में जाति और धर्म के आधार पर की जाने वाली अपीलों पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। क्योंकि धर्म के आधार पर जो बांटा जाता है कि भाई धर्म के आधार पर, मतलब हम इस विशेष धर्म से संबंध रखते हैं तो आप इसको वोट दीजिए, धार्मिक चीजों का इस्तेमाल करना भी जो है वो नहीं, मतलब धार्मिक चीजों का इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कोई राम के नाम से या किसी भी अन्य धर्म के नाम से वोट मांगते हैं, वो चीज गलत है। ठीक है, पारदर्शिता की बात करें, राजनीतिक दलों के अंदरूनी कामकाज को नियंत्रित और लोकतांत्रिक बनाने हेतु कानून का निर्माण। ठीक है, तो राजनीतिक दलों के अंदर जो भी कामकाज है वो अच्छे से हो, पारदर्शिता से हो, पूरे तरीके से हो। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए कि अंदर भी लोकतंत्र बना रहे, यानी कि पार्टी में कोई एक बंदा ही सारे डिसीजन ले रहा है, सब मिलजुल कर डिसीजन ले। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर जो यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, 2 ही पार्ट्स में मैंने आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। तो अब आप अच्छे से इनको देख लेना, 1 बार 2 बार इन वीडियोस को अच्छे से देखना। कंटेंट आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना। ठीक है, और कमेंट करना PDF अगर आप लोगों को क्लास नोट्स चाहिए तो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।